नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लगातार चल रही गतिविधियों को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी कवायद चलाती हुई नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है वो भी दिखाई दे रही है और उसके साथ ही साथ पीडीपी के हवाले से भी बयानबाजी का जो एक दौर है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन उस बीच में लोग यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से किस तरह से वंचित हो रहे हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ सियासत चरम पर चल रही है और दूसरी तरफ लोगों के बीच में किस तरह से एक कश्मकश का माहौल बना हुआ है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको लिए चलेंगे कश्मीर के अंदर, और कश्मीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या पूरे सूरत हाल है। सनम एजाज हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। यूं तो सोपोर छोटा लंदन भी कहा जाता है। मुकामी तौर पे ये तीन चीजों के लिए रब, रेड़ा और रुपया, यानी कीचड़, रुपया और रेड़े के लिए बहुत मशहूर है। लेकिन इसी सोपोर में 30 साल के बाद मशहूरी की बात आज भी हुई है। सोपोर जहां अलहदगी पसंदी का गढ़ 1990 से शुरू हुआ था, उसी अलहदगी पसंदी के गढ़ में आज बीजेपी की टांगा रेले भी हुई है। और सोपोर के इलाके में बीजेपी की टांगा रेले एक खास बात ये दर्शाती है कि सोपोर तक में बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हुई है। सोपोर के इलाके में आज बीजेपी के रेले के दौरान बड़ी तादाद में टांगे वाले थे, और ये टांगे वाले जहां बीजेपी के झंडे चढ़ाए हुए थे वहीं बीजेपी की जय जय कर रहे थे। सोपोर के टांगे वालों से जब बात हुई तो उनका यही मानना था कि सोपोर जो छोटा लंदन के लिए कभी मशहूर हुआ करता था, हालात की मार ऐसा झेलता गया कि यहां पे ना तो लंदन की जैसी कोई बात रही, ना रुपए जैसा कोई मामला, और यूं सोपोर का इलाका गरीबी की नैया में डूबता रहा। लेकिन अब बीजेपी विकास की बात करती है तो सोपोर के टांगा वालों को भी यकीन है कि बीपीएल कैटेगरी से लेके एपीएल कैटेगरी तक के सब लोगों को बीजेपी विकास की नैया में जरूर दौड़ाएगा। वो अलग बात है, दौड़ाने की बात तो बीजेपी काफी वक्त से करता आ रहा है, लेकिन अभी तक कश्मीर में विकास का घोड़ा चलता नहीं दिखाई दे रहा है। और सोपोर में आज की बीजेपी रेले अलहदगी पसंदों के लिए जहां एक सवाल है, वहीं ये सवाल श्रीनगर में गुपकार अलायंस के लिए भी है। और गुपकार अलायंस के सोपोर के हवाले से आज की रैली पर जहां चुप्पी साधी हुई है, वहीं तजिया निगार और सियासी पंडित ये भी कहते हैं कि सोपोर में बीजेपी की टांगा रैली आने वाले वक्त में बीजेपी के हवाले से एक सवाल है, क्योंकि कहीं कहा यह भी जाता है कि 40 साल पहले जब कश्मीर में कांग्रेस को गंदी नाली की कीड़े वाली जमात कहा जाता था, उसी कांग्रेस ने सोपोर से ही अपनी रैली शुरू की थी। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं और शहर श्रीनगर से दिखा देते हैं कि इरफान फाजिल क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि सीडी हॉस्पिटल के अंदर पूरी तरह से तैयारियां जो है वो नहीं दिख रही हैं। लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा वहां पर देखा जा रहा है, देखिए रिपोर्ट में। वादिये कश्मीर में ठंड का असर और ठंड के साथ साथ कई सारे मामलात और उन्हीं मामलात को लेकर खबर आ रही है। अस्पतालों को लेकर जिस तरीके से इस वक्त कोविड भी कंटिन्यू चल रहा है और कोविड के साथ साथ मरीजों की ट्रीटमेंट भी हो रही है, मगर शहर श्रीनगर का अस्पताल सीडी अस्पताल यानी चेस्ट डिजीज अस्पताल डलगेट में वाक़ा, वहां से अब शिकायतें आ रही है कि वहां पर ओपीडी जो है उसे बंद कर दिया गया है और उसकी वजह से तीमारदारों को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये बात जबकि डॉक्टरों तक की पहुंचाई तो उनका मामला है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए वर्कलोड भी ज्यादा है और काम बहुत जल्द शुरू होगा। मगर एक साइड से जबकि बीमारी कोविड की कंटिन्यूअसली जारी है, मगर वहां पर नॉर्मल पेशेंट्स को भी ट्रीट करना है, तो ये अस्पताल आखिरकार ओपीडी के हवाले से बंद क्यों है, एक बड़ा सवाल। और सरकार के साथ साथ इस सवाल को लेकर हेल्थ महकमा भी ये कह रहा है कि हम लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं, डॉक्टरों की जी हां हाजिरी भी है, मगर देखा जाए हाजिरी के साथ साथ जी हां वहां पर एब्सेंट ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि कह सकते हैं कि सीडी अस्पताल को लेकर तीमारदार काफी ज्यादा परेशान है। गुलिस्तान न्यूज और JK 24/7 न्यूज के लिए मैं सईद इरफान फाजिल। तो आपने देखा कि इरफान का क्या कुछ कहना था, किस तरह से सीडी हॉस्पिटल के अंदर लगातार कवायद जो है वो चलाई जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं यहां लोगों को दी जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से पूरी सूरत हाल और पूरी जानकारियां सामने आ रही हैं, तो जाहिर तौर पर लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि अस्पताल के अंदर जब सुख सुविधाएं नहीं होंगी, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं होगी, तो जाहिर तौर पर जो सवालिया निशान है वो अस्पताल प्रशासन पर भी लगता हुआ नजर आएगा। चलिए अब आपको किश्तवाड़ लिए चलेंगे और किश्तवाड़ से आपको दिखा देते हैं कि जंगलों में किस तरह से आग जो है वो लगी हुई है। एक तरफ बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ जंगलों में जो आग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अजय शान हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। नाला ये कब से आग लगी हुई है? इसको हो गए 2-3 दिन। तो कितना बड़ा जंगल है पीछे इसके? इधर बहुत बड़ा जंगल है इधर। तो कोई आग बुझाने गया उधर?
गया था, नहीं बुझी आग तो वापस आ गई। तो नुकसान का कोई पता कितना कुछ हुआ? नुकसान अभी कुछ नहीं हुआ, हो रहा है, अभी माल चढ़ा रहे हैं इधर से आगे से। काशा जले, काशा जल गया है तो बस। पेड़ भी बहुत जले हैं। वो 2 दिन हो गए लगी, नुकसान पेड़ शेड़ जले और घास जले, लोग काटे वो। तो कोई आग बुझाने गया था ऊपर? गया था, बुझी नहीं, वापस आ गई। कोई आबादी तो नहीं उधर? आबादी है पास में, तो उनको खतरा होगा? खतरा नहीं। कहने को तो जिला किश्तवाड़ जो है सबज सोने से भरा हुआ है, लेकिन जहां जंगल के स्मगलरों ने इस हरे सोने को लूट लिया है, वहीं जो बचा खुचा जंगल है उसमें भी कई लोग आग लगाकर इसको तबाह कर रहे हैं। इस समय हम पाड़र रोड पर जो एक किंथरू नाला है उसके अपोजिट पहाड़ी पर बताया जा रहा है करीब 2-3 दिन से आग लगी हुई हालांकि, लेकिन अभी भी वो आग जैसे आप देख रहे हैं वो फैलती जा रही है। लोगों का ये मानना है कि छोटे पैमाने पर इसका कुछ नहीं हो सकता। सरकार हो या डिपार्टमेंट जो भी कंसर्न है, उनको बड़े पैमाने पर इस आग बुझाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है कि पाटर के जंगलों में आग लगी है और जंगल तबाह हो रहे हैं। पहले भी पिछले महीने भी इस तरह से ही आग लगी थी, लेकिन धीरे धीरे उसको बुझाया तो गया, लेकिन फिर जिस प्रकार से आग लगी है ये एक बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए पाटर से अजय। चलिए अब आपको टंगमर्ग लिए चलते हैं और इशफाक डार भी लगातार वहां पर ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला टंगमर्ग इलाके के अंदर शुरू हो चुका है और सोनमर्ग और टंगमर्ग का जो इलाका है काफी ज्यादा खूबसूरत रहता है। यहां पर पर्यटकों का आना जाना भी शुरू हो गया है और जाहिर तौर पर जो टूरिज्म के लिहाज से अगर हम बात करें, जो लोग अपने कारोबार को लेकर परेशान थे उनके लिए अब कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जो है वो जगी है। रिपोर्ट में देखिए आखिर इशफाक क्या कुछ कहना चाहते हैं। से मैं कहना चाहता हूं कि 1 महीने पहले ही चले कलान का जो असर है, चले कलान की जो ये उसकी शिद्दत है 1 महीने पहले ही हमें दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं ये दरख्त को देख रहे हैं आप कि कपकपाती ठंड से, क्योंकि माइनस जो टेम्परेचर जा रहा है इसकी वजह से पानी जो है फ्रीज हो रहा है सर। कि अब इसका एक अलग नज़ारा है। लोगों से हम अपील कर रहे हैं आप आ जाए और इसका नज़ारा जो टंगमर्ग है इसका नज़ारा देख लीजिए, इसका अलग ही मजा है, इसका अलग ही मजा। लग रहा है कि आने वाले दिनों में सयाहत में मजीद फरोग मिल सकेगा। हमें उम्मीद है सयाहत में मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि जो ये कश्मीर का मौसम है इसीलिए जाना जाता है कि ठंड की वजह से इसमें अलग ही मजा होता है। वादी कश्मीर के सयाहती मुकाम द्रंग में इस वक्त हम मौजूद है और आपको बताई देते हैं कि लगातार अगर पिछले दिनों से गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है, ताहम सयाहती मुकाम द्रंग में जो है यहाँ पर एक अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं कि सयाहती मुकाम द्रंग में जो है यहाँ पर रात का जो टेम्परेचर है वो माइनस तक चला गया है, काफ़ी गिरावट आई है, मौसम में तब्दीली हुई है। और हम आपको बताएंगे कि चले कलान से काबुल पहले 1 महीना जो है यहाँ पर जो है पानी जो है वो जम चुका है और आने वाले दिनों में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो है मजीद सयाह वादी की तरफ रागिब होंगे। इशफाक डार, JK24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जिला कठुआ और जिला कठुआ से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो वोटिंग में हिस्सा तो ले रहे हैं, मतदान के लिए तो पहुंच रहे हैं, लेकिन आज भी लोग अपनी समस्याओं को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। सरबजीत की रिपोर्ट। जिला विकास परिषद के चुनाव जारी हैं, 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, तीसरे चरण की तैयारी है। आपको बता दें कि प्रत्याशी जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। गांव से लेकर मोहल्ले तक, मोहल्ले से लेकर घरों तक चुनाव प्रचार जोरों पर है, लेकिन जनता की क्या समस्या है वो जानने के लिए आज हम आए हैं गोविंदसर गांव में, जहां पर जनता की समस्या को जानेगी, किस किस समस्या को लेकर आप इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोगों से बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? सुनील शर्मा। सुनील जी, इस बार DDC के चुनाव हैं, पहली दफ़ा ये चुनाव होने जा रहे हैं, क्या क्या समस्या है आपके गांव की, किस तरह से देखते हैं इन चुनावों को आप? सर समस्या तो बहुत हैं, लेकिन हर बार यही होता है कि इलेक्शन के टाइम आ जाते हैं, वोटर वोट दो, हम ये करेंगे, आपके मुद्दे वो उठाएंगे, लेकिन क्या होता है जीत के चले जाते हैं, उसके बाद में पीछे हमारी सुध नहीं लेते, जो मतलब उन्होंने वादा किया वो भूल जाते हैं। तो हम इस बार यही मुद्दा रखना चाहते हैं कि जिसको भी वोट देंगे वो एक नए चेहरे को वोट देंगे। मतलब पुराने जो बड़े बड़े लीडर हैं ये आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, इनका कोई हम यकीन नहीं करते। हम यही चाहते हैं कि नए चेहरों को वोट देंगे और अपने जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके ऊपर चलेंगे। जैसे कि आसपास गंदगी का ढेर लगा हुआ है, हमारा अपना हाई सेकेंडरी स्कूल का प्रपोजल कोई 10 साल से पेंडिंग है, हर बार आते हैं हाँ हो जाएगा, लेकिन हुआ आज तक कुछ नहीं।
हमारा यही कहना है प्रशासन से या एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम इस बार नए चेहरे को वोट देंगे जो हमारे मुद्दे सुलझा सके और हमारे लोकल जो छोटे मोटे काम हैं, काम क्या होते हैं गांव के, नाली के हो गए, सड़कों के हो गए, तो ये खुद ही आप हालत देख सकते हो क्या हालत है, दर से बदतर है। जो 20 साल 25 साल 30 साल पुरानी गलियाँ थी वहीं चल रही हैं आज तक। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि मुख्य तौर पर समस्या गोविंदसर गांव की देखें तो क्या समस्या है गोविंदसर गांव की? हमारे गांव में यहाँ हमारा जो गोविंदसर नाम हमारे गांव का नाम गोविंदसर है, जहाँ पे एक तालाब है उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन उस तालाब की हालत इतनी बुरी है। हमने डीसी साहब से भी कंप्लेन की थी तो उन्होंने कोई 2-2.5 लाख रुपया दिया था। उस 2-2.5 लाख रुपए में इतना बुरा हाल किया उन्होंने, तालाब की मरम्मत नहीं करी है, लेकिन उसमें बहुत गंद डाला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये जो लोग बोर्ड लेके चले जाते हैं वो बार गोविंदसर को क्यों नहीं देखते हैं। हमारे जैसे देखिए खरोट देखिए, जंगलोट देखिए, बरवाल देखिए, वो वहाँ डेवलपमेंट हो रही है लेकिन गोविंदसर में नहीं हो रही। क्यों? यहाँ स्टूक कास्ट ज़्यादा है। विकास की अनदेखी यहाँ पर मुद्दा रहेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी सर, आपका नाम बताएं। जी सर, मेरा नाम विशंबर दास। कौन कौन लोग जो हैं, जिस तरह से डीडीसी का चुनाव यहाँ पर आ गया है तो लीडर्स जो हैं, पार्टीज के जो नेता हैं, वो जो सर बात ऐसे वोट मांगने के लिए हर कोई आ जाता है, जैसे भीख मांगते हैं ऐसे आ जाते हैं। जो कोई काम करना कोई नहीं मौके पे आता, खाली आते हैं वोट के लिए। हमारी समस्या नहीं हल करे। देखो हमारी दुकान के सामने कितना गंद पड़ा हुआ है, नालियां में गंद पड़ा हुआ है, कोई काम हमारा कोई करवाते नहीं है। लीडर हर कोई वोट मांगने आता है। ये गोविंदसर गांव में थे, जिस तरह से लोगों को सुना है आपने कि किस तरह से समस्याएं हैं लोगों की। इन लोगों का कहना है कि जितनी बार भी उन लोगों ने यहाँ पर वोट डाले हैं, जिन समस्याओं का समाधान को लेकर इन लोगों ने वोट किया है, वो उन समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में आने वाले समय में वो कुछ ऐसे नए चेहरों को सामने लाना चाहते हैं जो उनकी समस्याओं का हल करवा सकें। गोविंदसर गांव से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सर्वजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको राजौरी लिए चलते हैं और राजौरी से भी पूरे सूरत हाल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर मुगल रोड को खोलने की बात तो कही जाती है, लेकिन आज जब मुगल रोड को खोला गया है तब भी लोगों की तरफ से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं, जमशेद की इस रिपोर्ट में देखिए और उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि किस तरह से मुगल रोड खोलने की वजह से लोगों को परेशानियां भी हो सकती हैं और कहीं ना कहीं सुविधा भी जो है वो कुछ लोगों के लिए है। खिताब पीर पंचाल को वादी कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल शाहरा को 9 दिन के बाद आज गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया। जहां भारी बर्फबारी होने के बाद इस शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस शाहरा को बहाल करने के साथ सिर्फ एक तरफा गाड़ियों की आवाजाही रखी गई है। आज कश्मीर की तरफ से राजौरी की तरफ गाड़ियों का रुख होगा और कल राजौरी से कश्मीर की तरफ होगा। हालांकि इस साल में होने वाली बर्फबारी के बाद ये 3 मरतबा ये रोड बंद हो चुकी है। इससे पहले लास्ट ईयर जब बर्फबारी हुई उसके बाद इस रोड को बंद कर दिया गया था और उसके बाद कोविड-19 के चलते प्रशासन की तरफ से इस रोड पर गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि उस वक्त शोपियां से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मामले निकलकर सामने आए थे, जिसके बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया था कि इस रोड पर गाड़ियों को आवाजाही बंद कर दी गई थी। 9 दिन के बाद आज गाड़ियों को दोबारा बहाल कर दिया गया। उससे लोगों में भी काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस शाहरा के रास्ते लोगों को सिर्फ चंद घंटे वादी तक पहुँचने में लगते हैं। अगर राजौरी पहुँच के लोगों को कश्मीर का रुख करना पड़े तो जम्मू से वो 2 दिन का सफ़र उनको पड़ता है, वहीं यहाँ से उनको चंद घंटों में वादी तक पहुँच जाते हैं और रोड के बहाल होने के बाद लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, JK 24 न्यूज़ 7 के लिए। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे श्रीनगर और श्रीनगर से भी हमारे सहयोगी तजमुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तजमुल से भी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर श्रीनगर के अंदर क्या सूरत हाल इस वक्त तक चल रहा है, क्योंकि डीडीसी के चुनाव तो सर पर है ही, 2 चरण हो चुके हैं, तीसरा चरण होने वाला है। तो जाहिर तौर पर लोगों की क्या सोच है, क्या वहां पर मंशा लोगों ने रखी हुई है, वो देख लीजिए। डीडीसी चुनाव की बात, आज हमारे साथ एक महिला मौजूद हैं। आप खुद PhD है, स्कॉलर हैं, डॉक्टर है, और क्या वजह रही कि आप ग्वालियर से ताल्लुक़ रखती हैं, जहां से साबिक MP मध्य प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे कुरैशी साहब। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम मुख्तलिफ आरा रखते हैं। डॉक्टर फरीदा खान इज़ विद मी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये स्कॉलर पढ़ाने का मामला सियासत तक कैसे दाखिल हुआ? क्या वजूहात रही आपकी इस सियासत में अपनी इस इनिंग के लिए? देखिए, जब मेरी मैरिज हुई तो जब मैंने यहाँ आके कश्मीर में देखा तो सबसे बड़ा मुझे जो रीज़न लगा, यहाँ पर बेसिक जो ज़रूरतें थीं वो नहीं थी। जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, उसके लिए लोग बहुत परेशान थे और मैं भी बहुत परेशान रही।
जिसकी वजह से मेरा माइंड चेंज हुआ और मैंने सोचा कि यहाँ कश्मीर के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा जो एक रुझान बढ़ा वो यही सब चीज़ें देखते हुए मैं इस लाइन में आई और मैंने सोचा कि यहाँ कुछ करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ है। तो इसलिए मेरा माइंड चेंज हुआ और मैं चाहती थी कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट वर्क हो और लोगों तक डोर टू डोर मैसेज जाए कि जो हमारे हक है वो हमें मिलने चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? क्या दूसरी पार्टियों से काम नहीं हो सकते थे? नहीं, जब से हमने देखा है और जितना मैं जानती हूँ, जितनी भी पार्टीज यहाँ काम कर रही थी 70 सालों से जिन्होंने काम किया वो एक बेसिक ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाए, जिसमें बिजली थी, पानी था, सड़क थी, हेल्थ है और एजुकेशन है। उन पे कोई किसी भी तरह का मुझे नहीं लगा कि कुछ काम हुआ है, जिसकी वजह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्कीम्स थी, जो उनका कहना था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी के ऊपर मैंने ध्यान देते हुए इस चीज़ को समझा और इससे अच्छा मुझे कोई दूसरा स्लोगन नहीं लगा। और काम करने बताइएगा कि आप आपके सोपोर के इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, छोटे से एरिया में क्या क्या समस्याएं आपने देखी और किस तरह का उनका हल निकाला जा सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एज ए बीडीसी चेयरपर्सन सोपोर में मैं काम कर रही हूं और मैंने मैंडेट से बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की ये सीट निकाली। वो टाइम था। कितने वोटों से? मेरे जो हल्के थे वो 11 थे और मैंने 7 वोटों से मैं जीती हूँ। अपोजिट में कौन था? मेरे अपोजिट में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। आप दो ही थे? दो ही थे। बस बाकी और लोग थे, लेकिन मेरे अपोजिट जो थे वो एक ही रहे लास्ट में। जी जी। मसला ये था कि जब हमने यहाँ देखा तो हमें लगा कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं है। चलिए अब आपको जिला बारामूला लिए चलते हैं और बारामूला से भी इशफाक डार लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूरी रिपोर्ट हमें दे रहे हैं किस तरह से पूरी समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ रही हैं। वहां पर बारामूला जिले के अंदर लोगों की क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या कुछ उनका कहना था, वो देख लीजिए। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के इंतखाबात के हवाले से क्या बात करें, क्योंकि आजकल जो है डीडीसी इंतखाबात हो रहे हैं, अगर हम संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जो साबिका एमएलए रह चुके हैं संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी के और लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो डीडीसी के इंतखाबात हैं इसी के हवाले से। डीडीसी इंतखाबात जो हैं ये तामीराती एतबार से इंतहाई अहमियत के हामिल है, क्योंकि अक्सर बेशतर जब आप देखते हैं, अगर आपकी चैनल को देखें या किसी और चैनल को देखें, अगर शाम को कहीं भी आप धरना देखते हैं नेशनल हाईवे पे या किसी गांव में, किसी देहात में, धरना या बिजली पे होता है या पानी पे होता है या सड़क पे होता है, या अगर कहीं सैलाब आया हो तो वो तबाहकारियाँ जो है उस पर होता है। तो इसका मतलब जब लोग धरना देने के लिए नेशनल हाईवे को रोक लेते हैं या किसी गांव देहात में किसी मैदान में जमा होकर टेलीविजन चैनल को बुलाते हैं, इसका मतलब तामीराती कामों की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। तो उस नज़र से देखते हुए, क्योंकि मैंने अपने 9 साल के दौर में कोशिश की है काम करने की और डेवलप करने की, कहा कि अभी प्रोग्राम मुरतब हो रहा है, अभी टोटलिटी में देखा जा रहा है कि कैसे हम आगे बढ़ें, क्या क्या शिकें ले लें, क्या क्या लेवल्स पे बात करेंगे। मुझे लगता है कि पहले ही इस पे किसी नतीजे पे पहुंचना मुनासिब नहीं है। लेकिन अब जब ज़बरदस्ती पैसा दिया जा रहा है लोगों को, कमले मुझे नहीं पता सरकारी तौर पर भी कोई, अच्छा कुछ लोग जिनने 10 साल पहले कहीं किसी महकमे में लोगों को रिलीफ दे दिया, आज उस रिलीफ का वो क्या वास्ता दे के कहते हैं वोट दे दो। यार ये सरकार का पैसा है। अच्छा मैंने जितने ट्रांसफार्मर दिए, हजारों में दिए होंगे, वल्लाह मुझे याद ही नहीं कहाँ दिए, लेकिन ये जबरदस्ती घरों में डाल रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो पैसा लेके लोगों को बहका रहे हैं। मैं उन लोगों से कहता हूं जिनको बहका रहे हैं, उनको बोलो जो पैसा लिया वो कहाँ रखा। इसके साथ साथ कई जगहों से जो है शिकायत ये आ रही है कि AROs की तरफ से, चाहे POs की तरफ से, जो ड्यूटी दे रहे हैं अफसरान उनकी तरफ से, क्योंकि मौसमी सरमा में जो अक्सर वो बेशतर ठंड रहती है, उस ठंड की वजह से इनको काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे हमने ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला के नोटिस में लाया, ताहम उन्होंने यकीन दहानी दिलाई जितने भी यहाँ के जो POs हैं, चाहे AROs हैं,
मुश्किलात हो रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि वो हमारे साथ रब्ता करें और हम उनके जो मुश्किलात हैं वो दूर करेंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए SOP जो गाइडलाइंस दिया है कोविड के रिलेटेड, उसके भी जो है खातिर का इंतजाम किए गए। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए यहाँ पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। मैं आपको बता दें चलो, इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के डिग्री कॉलेज में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे किस तरह जो है गेट के पास किस तरह यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के खातिर का बंदोबस्त किया गया है, किस तरह यहाँ पे जो है चेकिंग की जाती है और उसके बाद जो है इनको एलो किया जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए ये जो DDC के इंतखाबात हैं, इसमें जो है काफ़ी ज़ोर खरोश से जो है तैयारियाँ चल रही हैं और इसमें काफ़ी अभी टाइम लगेगा किसके सर पे जो है ताज बांधा जाएगा। और अगर हम इस इलेक्शन के हवाले से बात करें, क्योंकि ये जो बल्दियाती चुनाव हो रहे हैं ये इसीलिए हो रहे हैं ताकि यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो। अगर हमने लोगों के साथ बात की, लोगों का यही कहना है कि इन 60-70 सालों में जो है यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, बल्कि यहाँ पे जो जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी सियासीदान हैं, उन्होंने अपने घर भरे हैं और इसके साथ साथ ये काफ़ी नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं। अगरचे हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, चाहे रफ़ियाबाद, सोपोर या कंडी बेल्ट की बात करें, चाहे ऊडी की बेल्ट करें, वहाँ पे जो है लोग मुतमईन नहीं दिखाई दे रहे हैं। ताहम अगर लोग जो है वो इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, उनका यही कहना है कि हम इसलिए वोट डालते हैं ताकि यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो। अगरचे हमने आज ज़िले बारामूला के संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी सैयद बशारत बुखारी जो साबिका MLA रह चुके हैं और साबिका जो लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके साथ हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है यहाँ पे कुछ सियासी लीडर हैं जो इन लोगों के पास जाते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर जो है पैसे खर्च करते हैं और उसके बाद इनको ये कहते हैं कि आप वोट हमारे हक में डालें। फिलहाल मुश्ताक उनके साथ मैं इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के। लगातार जो सियासत है वो चरम पर दिख रही है। एक एक करके हर एक पार्टी अपना जोर दिखाती हुई दिखाई दे रही है और दमखम दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सारे दमखम उसी दिन दिखेंगे जब रिजल्ट सामने आएगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अनुराग ठाकुर जी, जो कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। जम्मू कश्मीर दौरे पर है क्योंकि DDC के चुनावों का इस समय माहौल चल रहा है और कैंपेनिंग के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, DDC के चुनाव 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार होने जा रहे हैं, तो ये चुनाव में सबसे पहले जानूंगा, ये वाकई में राष्ट्रवाद और देशद्रोही ताकतों के बीच में ये गुपकार गैंग को सबक सिखाने के लिए है, जो पाकिस्तान चीन का समर्थन मांगती हैं, जो 370-35 को वापस लाना चाहते हैं और जिन परिवार के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जम्मू कश्मीर के लोगों को केवल लूटने का काम किया है, जम्मू कश्मीर के युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया, उनकी ताकत को रोकने का काम किया है, जम्मू कश्मीर के युवाओं को भड़काकर अलगाववादी सोच के साथ जोड़ने का काम और पथराव करने पर मजबूर करने, बंदूक उठाने पर मजबूर करने का काम किया। ये उनके खिलाफ जनता अपना रोष निकालेगी, क्योंकि इन्होंने रोशनी एक्ट के अंतर्गत भी हजारों करोड़ रुपए की जमीनें लूट ली। जनता अब इनसे हिसाब मांगती कि जाओगे कहाँ। इन चुनावों में जनता उनको मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। एक ही हिसाब में ये भी जानूंगा, जिस तरह से ये चुनाव अब 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, क्या वाकई में लगता है कि जो डेवलपमेंट है ये बड़े स्तर पर होगी और पंचायती राज के अगर एक्ट की बात करें वो मजबूत होगा? निश्चित तौर पर अगर बाकी देश में पंच, सरपंच, BDC और जिला परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? आखिरकार लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना है तो पंचायती राज का 3 टियर सिस्टम को लागू करना ही होगा। इसीलिए जिला परिषद के चुनाव करवाए जा रहे हैं कि अच्छे प्रतिनिधि चुनकर आएं, पैसे को लगाएं और अपने इलाके का विकास करें। मोदी जी का विश्वास लोकतंत्र को मजबूत करने में है और जनता मोदी जी के इस बात को मजबूती देगी। जैसा आपने पहले 2 चरणों में देखा, रिकॉर्ड वोटिंग भी हुई, लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र में भाग ले रहे हैं। ये लोगों की जीत है, जनतंत्र की जीत है। लेकिन जिस तरह से आपने खुद ही जिक्र किया कि ज्यादा तादाद में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वाकई में ये अलगाववाद और आतंकवाद के मुंह तोड़ तमाचा है। देखिए, महबूबा जी और गुपकार गैंग के लोगों ने कहा कि अगर वोट डालने जाओगे तो गोली चल सकती है, चुनावों का बहिष्कार करने की बात कही। लोगों ने कहा आप जो मर्जी कहिए, आप झूठ बोलते हैं, डराते हैं, पाकिस्तान चीन की बात करने की बात करते हैं, उनका साथ लेने की बात करते हैं। लोगों ने लंबी कतारें लगाकर
मतदान किया और बताया कि वो चाहते हैं कि युवा नेतृत्व उभर कर आगे आए, नए जम्मू कश्मीर में विकास हो सके और उस विकास को कराने के लिए अच्छे प्रतिनिधि चुने। तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का मन बनाया है। गुपकार अलायंस की बात करें तो लगातार 370 और 35 की लगातार वो बातें कर रहा है, रोना रो रहा है कि वो उसे वापस लाकर ये दाम लेंगे। क्या आपको लगता है कि ये चीजें संभव हो पाएंगी? वो रोते रहें, चिल्लाते रहें, 10 बार जन्म भी ले लें, तब भी 370-35 से वापस नहीं आ सकता। दूसरा, पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान को तो हमने 65 में हराया, 71 में हराया, कारगिल में हराया और पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके उनकी कमर तोड़ने का काम भी किया है। इसलिए ये केवल जनता को भड़काने का काम करते हैं और देश विरोधी ताकतें और ऐसे देश जो सदा भारत के खिलाफ काम करता रहा, आतंक बढ़ाने का काम करता रहा, उनके सहयोग की बात करते हैं। तो जनता को तय करना है कि चीन पाकिस्तान की मदद मांगने वाली गुपकार गैंग या भारत को मजबूत करने वाले नरेंद्र मोदी, दोनों के बीच में। आखिर में जानना चाहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो नेताओं में जान फूकी जा रही है। आप स्टार कैंपेनर जितने भी यहाँ जम्मू कश्मीर के दौरे पर, क्या वाकई में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतकर उभर कर सामने आएगी और विकास करेगी? मैं चुनाव प्रभारी के रूप में आया हूँ और प्रयास कर रहा हूँ अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के लिए सहयोग मांगे। जनता ने समर्थन दिया, सहयोग दिया, जोश भरा। ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर में कमल खिलेगा और मोदी जी के प्रति लोग अपना समर्थन देंगे। सर, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का टाइम दिया। लेकिन जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की बात है, सिर्फ फार्मलिटी कहने में फार्मलिटी आती है। अगर आप शहर की हालत देखेंगे, अगर आप बाज़ार की हालत देखेंगे, इतनी खस्ता हालत है और इतना कूड़ा पड़ा है तो बाज़ार में कहीं चलने की जगह नहीं मिलती। सफाई का कोई माकूल इंतज़ाम किया जाए ताकि लोगों को सहूलियत मिले। तो स्वच्छ भारत अभियान के दावों की पोल खुल रही है डोडा टाउन के अंदर, क्योंकि अगर हम बात करें पूरे डोडा टाउन की तो काफ़ी खस्ता कंडीशन है। म्यूनसिपलिटी के दावों की पोल खुल रही हैं, क्योंकि अभी हमने विजिट किया कुछ जगहों पे और दिन के 12 बज चुके थे, 1 बज चुका था, मगर जो कूड़ा है वो अपनी जगह से नहीं उठा था। काफ़ी बड़ी बड़ी ढेरियाँ होती हैं और जब कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करते हैं, मैंने कुछ दिनों पहले म्यूनसिपलिटी के जो चेयरमैन है उनसे बात की थी, उनका यही कहना था कि स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा कमी है। मेरे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं ईओ डोडा, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। सर, खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ चैनल में। सर, किस तरह से देखते हैं आप कि काफ़ी प्रॉब्लम लोगों को झेलनी पड़ रही है? अगर हम बात करें, अभी हमने विजिट किया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बाहर, तो वहाँ पर काफ़ी कूड़ा हमको देखने को मिला। जैसा सैनिटाइजेशन का मसला है, मेरे पास ये कंप्लेंट आई आज कि यहाँ पर आज सुबह जो हमारे कर्मचारियों ने वहाँ पर जो वेस्ट वहाँ पर इकट्ठा किया था, तो हमें थोड़ी स्टाफ की कमी है। ऐसी बात नहीं है, स्टाफ की कमी है। उसके बावजूद भी हमें खुद भी मॉनिटरिंग करता हूँ। आज हमें कंप्लेंट आई, 1-2 मुलाजिम थे, उन्होंने थोड़ा वहाँ पर थोड़ा लेट और उस पर अभी तक काम नहीं किया था। उनको मैंने फ़ोन भी किया, लेकिन उनके अगेंस्ट हमने स्ट्रिक्ट एक्शन कर दिया है, एक्शन कॉल कर दी है। हम एक्शन ले रहे हैं उनके खिलाफ। सर, स्ट्रीट लाइट की अगर हम बात करें तो डोडा टाउन के अंदर जो ही लाइट जाती है शाम को, तो कहीं पे भी लाइट नज़र नहीं आती है, या तो कभी लाइट कहीं पे है ही नहीं, या अगर है तो वो टूटी पड़ी हुई है, या किसी ऐसी कोई प्रॉब्लम में है वो। तो किस तरह से देखते हैं आप, क्यों उनको ठीक रिपेयर क्यों नहीं किया जाता है? नहीं, इसमें हम हर एक वार्ड को चेकआउट करते हैं। हम खुद भी मॉनिटरिंग करते हैं। मैं खुद जाता हूँ वार्ड्स के अंदर, जहाँ पर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैंने डायरेक्शन दे दी अपने एम्प्लॉइज़ को, वो जा रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहाँ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है उसके इस प्रॉब्लम को हम दूर कर देंगे। चलिए, तो जम्मू से भी आपको सूरत हाल दिखा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जम्मू के अंदर भी लगातार जो सियासत है वो चरम पर दिख रही है। एक एक करके हर एक पार्टी अपना जोर दिखाती हुई दिखाई दे रही है और दमखम दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मतदान केंद्रों में भारी तादाद में लोग तो पहुंचे हैं, लेकिन सुविधाओं का आज भी जम्मू जिले के अंदर अभाव देखा गया है। चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों, धरना प्रदर्शन तो करते हुए नजर आ ही रहे हैं और साथ ही साथ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बिजली, पानी और सड़क को लेकर है और रोजगार को लेकर है। लेकिन देखना ये होगा कि कौन सा नुमाइंदा जीतकर सामने आता है और इन सारी समस्याओं को दूर करता है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।